हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इस सेशन में 26 मई के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालाइज करेंगे जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बाकी कुछ सोर्सेज से लिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है न्यू ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स से रिलेटेड। भाई ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, उससे रिलेटेड कुछ न्यू रूल्स आए हैं। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट, एप्लीकेंट्स में नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ ड्राइविंग टेस्ट एट द आरटीओ ऑफिस। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो होता है वहाँ पे जो अभी तक टेस्ट हो रहा था, अब वो टेस्ट वहाँ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट ही नहीं होगा, भाई टेस्ट तो होगा, मगर वो करवाया जाएगा प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स के द्वारा, जिनको प्रॉपर एक्रेडिटेड प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स जो होते हैं वहीं पे ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट होगा और जिससे उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सो अपॉन पासिंग द टेस्ट एट दीज स्कूल्स, applicants will receive a certificate which they can use to apply for a driving license without undergoing further test at the RTO। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। उसके अलावा लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है प्रॉपर एक एक्रेडिटेड स्कूल से, देन फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा RTO ऑफिस में। ठीक है। और इनके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि भाई ये जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके पास कम से कम 1 एकड़ की जो है 1 एकड़ की जो है लैंड होनी चाहिए विद द मिनिमम ऑफ 2 एकर्स रिक्वायर्ड फॉर 4-व्हीलर ट्रेनिंग। एंड इनिशियली ये वाले रूल्स नोटिफाई हुए थे 2021 में, लेकिन अब इनको इम्प्लीमेंट करने की सोच रही है 1 जून से सरकार। और ऑल्सो बिना लाइसेंस के जो गाड़ी चलाते हैं उन पे पेनल्टी जो है लगाई गई है 2000 की, और उसके अलावा माइनर्स जो होंगे उन पे 25,000 की। और इतना ही नहीं, उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। और इतना ही नहीं, व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसके अलावा पेपर वर्क वगैरह भी कुछ सिंप्लीफाई किए गए हैं लाइसेंस लेने से रिलेटेड। ये कुछ चेंजेस किए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ लोगों से क्रिटिसिज्म आ रहा है। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंडल्ज होंगी तो कितनी क्रेडिबल होंगी कितनी नहीं होंगी, उस पर एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि एक तो वो ट्रेनिंग भी वही प्रोवाइड करेंगी और सर्टिफिकेट भी वही देंगी, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। जैसा कि अभी जो होता है RTO ऑफिस में कितने चक्कर काटने पड़ते हैं तब जाके लाइसेंस बनता है। तो बंदा क्या सोचता है, भाई कोई भी काम वाला बंदा है वो सोचता है कि कौन कितनी बार चक्कर काटे, तो वो किसी मतलब दूसरे तरीक़ों से ले दे के जो है अपना बनवा लेते हैं। तो कहीं वही चीज़ इसमें तो कंटिन्यू नहीं हो जाएगी, इस तरह से क्रिटिसिज्म करा जा रहा है। और ऊपर से ये जो रेगुलेशन है कि भाई 2 एकड़ की जो है लैंड होनी चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी लैंड कुछ कंजेस्टेड सिटीज़ में जैसे कि मुंबई जैसे शहरों में कहाँ से मिलेगी इतनी बड़ी लैंड। और कोई का तो ये भी कहना है कि इतनी बड़ी लेवल पे लैंड होगी तो वो कोई ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स थोड़ी खोलेंगे, उनके पास वैसे ही काफ़ी पैसा आ जाएगा। और इसका ये भी बोला जा रहा है कि इस रूल के कारण जो छोटे छोटे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो भी कहीं बंद नहीं हो जाए। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म आए हैं। देखो क्या होता है, लेकिन जो न्यूज़ थी हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ। उसमें क्या हुआ कि भाई वहाँ का एक प्रोसिक्यूटर है जिनका नाम है करीम खां। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप अरेस्ट वारंट इशू करो अगेंस्ट लीडर्स ऑफ इजराइल। एक तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट, और हमास के लीडर्स के अगेंस्ट भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है अक्टूबर से, पिछले साल के अक्टूबर से। तो उनका कहना है काफ़ी वॉर क्राइम्स आ रहे हैं, ह्यूमंस के अगेंस्ट काफ़ी सारे क्राइम्स हो रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट जो है अरेस्ट वारंट इशू किया जाए। ठीक है। तो लेकिन अब जानने की बात यह भी है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अंदर जो हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं वो इम्यून होते हैं फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एट एनी फॉरेन और इंटरनेशनल कोर्ट। उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, कोई भी हेड होते हैं जो स्टेट के। लेकिन जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वहाँ पे कोई भी हेड ऑफ स्टेट को इम्यूनिटी नहीं मिलती, क्योंकि ऐसा रूलिंग आई थी 2019 में। तो इस कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी इन द जॉर्डन रेफरल रे अल बशीर अपील जजमेंट। तब से यहाँ पे किसी भी हेड ऑफ स्टेट को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती। लेकिन देखो, अरेस्ट वारंट इशू करना एक बात है, उस पर एक्शन लेना अलग बात है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे कि 2023 में एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया था रशियन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, फॉर हिज रोल इन रशिया वॉर विद यूक्रेन। लेकिन फिर उस पर आगे कुछ नहीं हुआ। और उसके अलावा लाइक रशिया, इजराइल भी
आईसीसी का मेंबर नहीं है, रशिया आईसीसी का मेंबर नहीं है और इजराइल भी उसका मेंबर नहीं है, तो ये अरेस्ट वारंट कैसे इशू कर सकते हैं? सम पीपल आर क्वेश्चनिंग हाउ कैन इट इशू अरेस्ट वारंट। तो उसका वो बेसिस बता रहे हैं कि भाई जो पैलेस्तीन है वो हमारा जो है स्टेट पार्टी है कोर्ट का, और इसीलिए हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी स्टेट उनसे एफिलिएटेड है, उनसे जुड़ा हुआ है और उसके टेरिटरी में कोई भी वॉर क्राइम होता है, भले ही दूसरे देश के व्यक्ति ने किया हो, तो दूसरे देश के व्यक्ति वाले पे भी जो है अरेस्ट वारंट इशू किया जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। सो दिस मीन्स दैट इफ अ क्राइम इज कमिटेड ऑन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट पार्टी टू द आईसीसी, द कोर्ट कैन एक्सरसाइज jurisdiction ऑन दैट क्राइम even if it is committed by people belonging to the state that isn't its member। सो पैलेस्टीन के अगेंस्ट भी और इजराइल के लीडर्स के अगेंस्ट भी, दोनों के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करने की बात की गई है, अपील की गई है। होता क्या है वो तो बात की बात है, क्योंकि देयर इज़ जनरली अ लॉन्ग रोड फ्रॉम रिक्वेस्टिंग एन अरेस्ट एंड अरेस्ट वारंट टू एक्चुअल प्रोसिक्यूशन, क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत सारे केस आए हैं कि जिसमें कि अरेस्ट वारंट इशू किया गया है, लेकिन बाद में क्या हुआ उसका तो कोई भी नामो निशान नहीं है। तो द ICC's ट्रैक रिकॉर्ड इज़ नॉट क्वाइट एनकरेजिंग, स्पेशली रिगार्डिंग द हेड्स ऑफ स्टेट। ठीक है, जैसे कि अभी हमने रशिया का एग्जांपल देखा, उसके अलावा केन्या के एक इनकम्बेंट जो प्रेसिडेंट थे विलियम रूटो, और उनके प्रेसिडेंट यूरो केनेता, उनके अगेंस्ट देवर मतलब अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उनके अगेंस्ट भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम करने के जो है एक्यूजेशंस थे, लेकिन फाइनली कोर्ट ने चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए थे और प्रोसिक्यूशन को अबैंडन कर दिया था। सो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाता है इस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे कि भाई एक अरेस्ट वारंट इशू करना अलग बात है और उस पर एक्शन लेना है वो दूर की बात है। लेकिन वो न्यूज़ में था तो हमने डिस्कस किया। आई होप इट इज़ क्लियर। अब बढ़ते हैं वर्ल्ड वाटर फोरम पे। वर्ल्ड वाटर फोरम का 10th एडिशन था, 10th। ठीक है, ऑर्गेनाइज किसने किया? तो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया और वर्ल्ड वाटर काउंसिल ने। कहाँ पे? तो बाली में, बाली जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इवेंट है ऑन वाटर, और ऑर्गेनाइज कब से किया जा रहा है? 1997 से। हर 3 साल में होता है विद अ डिफरेंट होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री एकदम अलग होती है। थीम रही वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि वाटर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ के लिए, और उसका लाइक साफ़ और बढ़िया पानी का अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी की प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो सबको एक अच्छा साफ़ सुथरा पानी अवेलेबल कराना एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो उसी से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस होती रहती है हर 3 साल में। ठीक है, सो वाटर कम्युनिटी एंड की डिसीजन मेकर्स कोलैबोरेट एंड मेक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस कमिटमेंट ऑन ग्लोबल वाटर चैलेंजेस। जो भी ग्लोबल वाटर चैलेंजेस होते हैं उन पे क्या क्या कमिटमेंट्स लाने, क्या क्या प्रोग्रेस कमिटमेंट्स कमिट करने हैं, तो इन सब पे जो है अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं, अलग अलग देशों से लोग आते हैं, वाटर कम्युनिटी और की डिसीजन मेकर्स आते हैं और बताते हैं कैसे इनसे डील किया जा सकता है टू प्रोवाइड क्लीन एंड फेयर वाटर टू ऑल। ठीक है, सिंपल सा है। और कैसे याद होगा कि इंडोनेशिया में, तो देखो इंडोनेशिया में डोने आ रहा है ना, डोने होते हैं ना, जैसे डोने जिन पर पानी भर के रखते हैं, तो उससे पानी से ऐसे याद हो जाएगा, डोने से इंडोनेशिया। और 10th था तो 10-10 के पानी भर रखा है, इस तरह से कुछ एसोसिएट कर लेंगे। ठीक है, और पानी पीते ही बल तो आ जाता है, सो बाली हो गया। एंड बस इतना ही था, सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। और हाँ, एक तो ये मेन थीम तो थी जो थी ही कि वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। उसके अलावा इसके अंदर भी 6 सब थीम्स थी, हालांकि इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें देख लेनी चाहिए क्योंकि न्यूज़ में रही है। जैसे कि वाटर सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, कैसे उसे सिक्योर करना है, कैसे प्रॉस्पेरिटी करनी है। फिर वाटर फॉर ह्यूमंस एंड नेचर, नेचर को भी ज़रूरत है, ह्यूमंस को भी ज़रूरत है। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, गवर्नेंस, कोऑपरेशन, हाइड्रो डिप्लोमेसी,
सस्टेनेबल वाटर फाइनेंस एंड नॉलेज एंड इनोवेशन। ये 6 चीज़ें हैं। आई होप इट्स क्लियर एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।